है, मार्केट्स में मिलता है। क्या सिर्फ कोरोना सबसे ज्यादा जो हिट करता है वो क्या एजुकेशन को करता है? एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने हैं उनको हिट किया जाता है कोरोना। बेसिक उसका मकसद क्या है उस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और उसके बाद अगर हम इसराइल की बात ना करें, इसराइल के जुल्मों की बात ना करें तो बिल्कुल भी बात कंप्लीट नहीं होती। फलस्तीन में जिस तरह इसराइल जुल्म ढा रहा है, पूरी उम्मत मुसलमान सिर्फ देख रही है, स्क्रीन्स के आगे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि कितनी अमवात वहां पर हो रही हैं। और अगर एक जनरली पूरा एक स्केच बनाया जाए तो स्केच में ये देखा जाता है कि उम्मत मुसलमान की जो तादाद है, जो मुसलमानों के ममालिक की तादाद है, वो काफी ज्यादा तादाद है, कुछ 40 से ज्यादा ममालिक है। लेकिन 56 जी बिल्कुल 56 ममालिक है, लेकिन हमें दिखाई कोई नहीं देता। जो उनकी तादाद है वो मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आबादी 1.5 अरब, बिल्कुल 1.5 अरब। और अगर थोड़ी सी फौज की बात करें, कुछ ममालिक की बात करें तो पाकिस्तान के पास 6,37,000 फौज है। तुर्की की बात करें 3,60,000 है। इंडोनेशिया के पास 9,75,000। सऊदी अरब के पास 25,000 समथिंग है। ईरान के पास 5,20,000। मराकिश के पास 2 लाख। अलजायर के पास 5,20,000। मुतहदा अरब अमारात के पास 65,000। उसके बाद मिस्र में 4,50,000 फौज है। शाम में 1,60,000। मलेशिया में 1,10,000। और इस तरह की तादाद बढ़ती हुई जा रही है। लेकिन हम ये सिर्फ एक जनरली जो इसका कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं कि मुसलमानों की फौजों की तादाद कितनी है। और तकरीबन ये 44 लाख 44 लाख ये तादाद फौज की बनती है जो मुस्लिम ममालिक की हैं। और अगर इसराइल की बात की जाए तो 1,70,000 सिर्फ उनके फौजी हैं। 1,70,000 वर्सेस 44 लाख। तो क्या मसला आ रहा है, कहां पर हम लैग कर रहे हैं? 44 लाख हमारे पास फौज है, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज लैग कर रहे हैं। वो लैग क्या है उसके ऊपर भी हम यहां पर बात करेंगे कि अमेरिका उनके साथ खड़ा है। जो हिंदू हैं, जो काफिर ममालिक है, वो नो डाउट वो इसराइल के साथ हर उसके काम के साथ खड़े हैं। लेकिन हमने ये देखना है मुस्लिम ममालिक कहां पर खड़े हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी की कहां पर जा रही है, और इसके साथ साथ हम स्ट्रेटेजी क्या अपनाने जा रहे हैं। एक तो ममालिक हैं जिन्होंने पहल की है और वो इसराइल पर उन्होंने चढ़ाई की, लेकिन क्या सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है? कुरान पाक हमें क्या हुक्म देता है कि मुसलमान अगर कहीं पर उनका जुल्म उनके साथ हो रहा हो, शहीद हो रहे हैं, कत्लो गारत हो रही हो, तो मुसलमानों पर क्या फर्ज है, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और लास्ट में नवाज शरीफ साहब उन्होंने कहा था कि जी लंदन में मेरे ऊपर हमला करवा दिया गया, मेरे दफातर में बंदे आ गए। लेकिन जब वहां की पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन की तो उनका ये कहना है कि बिल्कुल ये झूठ था। उसके ऊपर स्पेशली इस चीज के ऊपर कमेंट्स में बटाली साहब के भी लूंगा। और जहांगीर तरीन साहब की अगर बात करें तो क्या ये वाकई इस तरह की लड़ाई है या अवाम को डाइवर्ट किया जा रहा है? अवाम की जो जरूरियात है उधर से अवाम को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि अवाम एक नए इशू में मुब्तला हो जाए। सबसे पहले हम कोरोना के ऊपर ही बात करेंगे। मैं टाइम बचाते हुए अपने गेस्ट की तरफ चलता हूँ। वैसे तो मेरे गेस्ट किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले वन एंड ओनली हमारे एहसान बटालवी साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ फरमाएं। सीनियर कॉलमिस्ट हैं, टीचर हैं, उस्ताद हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बहुत गहरी नजर रखते हैं डॉक्टर अख्तर सिंधु साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ तशरीफ फरमाएं सहाफती, अगर दुनिया की बात की जाए, सहाफती फैमिली की बात की जाए, तो पाकिस्तान जब से बना है तब से इनकी फैमिली माशाल्लाह एक एक चीज पर लिख रही है, हेडिंग्स दे रहे हैं, जान की परवाह किए बगैर ये फैमिली आगे आ रही है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फैसल मुजीबुर रहमान शामी साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब, डॉक्टर अख्तर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर कोरोना की सूरत हाल तो खराब होती है हमें दिखाई दे रही है, तो सर इस पर आप क्या समझते हैं कि कोरोना सूरत हाल किस तरह ठीक हो सकती है और जिस तरह की हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है, आप इससे बिल्कुल मुतमईन डॉक्टर साहब? बट साहब, जो एक ये इंटरनेशनल फिनोमेना है बिल्कुल पाकिस्तान उसमें भी शामिल है। और एक तो सबको पता है कि इसकी कोई दवाई नहीं है। इवन जो आप लगवा रहे हैं वैक्सीन, वो भी उसकी दवाई नहीं। उसके बावजूद आपने जो SOPs हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, उसका आपने ख्याल रखना है। और आपने अपने आप को, जैसे दूसरी बीमारियां हैं, डॉक्टर्स का यही कहना है कि जैसे उनके आप मुस्तकिल तौर पे उसके साथ चल रहे हैं, जैसे TB है, कैंसर है, इनके इलाज नहीं निकले, तो इसको भी हमें उसके मुताबिक चलना है हमें। अब आप सिचुएशन ये है कि हर मुल्क ने अपने आप को एडजस्ट किया है इसके साथ। वो अपनी इकोनॉमी को
आहिस्ता आहिस्ता रिस्टोर कर रहे हैं, जितने भी बिजनेस ओरिएंटेड एक्टिविटीज हैं उनको रिस्टोर कर रहे हैं, अपनी जो ऑनलाइन वो एजुकेशन को लेके चले गए हैं। पाकिस्तान में थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ रही है। एक तो यहाँ पे जो एक हमारे हालात हैं, जो गुर्बत है, जो गांव है उसमें बिजली नहीं होती, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस हमारी नहीं चल सकती, इंटरनेट हमारा काम नहीं कर रहा होता, स्टीम यार्ड पे जाओ वहां पे काम नहीं कर रहा होता, और वहां पे फिर किसी किस्म की जो एक्सेस है, स्टूडेंट्स के पास मोबाइल ही नहीं होते वो उस लेवल के ऊपर। तो हमारे यहाँ जो एक्चुअली जो गुर्बत है, जो एक डिप्रेसिंग सिचुएशन है, वो ज्यादा हमारे मसाइल, हमारी जो दवाई है, हमारे जो अस्पताल हैं उसमें जो हमारे पास जो ऑक्सीजन जो वो अब फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं। और एक वक्त ये था कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल परेशान थे कि हमारे पास जो एक प्रोटेक्टिव उनके पास जो ड्रेसेस थे वो ही नहीं थे उनके पास। और यहाँ पे कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, लाहौर के हॉस्पिटल्स हैं, जहां पे जो एक्सरेज हैं या दूसरी जो है वो जो एनेस्थीसिया है उस तरह की उसकी कोई जो है वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं। सो जरूरत इस बात की है कि जो हम कर सकते हैं, और हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं, और उसमें हुकूमत बड़े अच्छे इंतजाम कर रहे हैं। जो कोरोना वैक्सीन जो लगाई जा रही है उसके बहुत अच्छे इंतजाम हैं। जिन लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है कि वहां जाने का, वहां पे बिल्कुल उनके लिए कोई एम्बेरसमेंट नहीं हुई और बड़े अच्छे तरीके से वो हो रहे हैं। अगर जितने भी अच्छे इंतजाम किए जाएंगे, पाकिस्तान की आवाम तो ये चाहती है उनकी परेशानियां खत्म हो, उनके मसाइल खत्म हो। कोरोना एक बहुत बड़ी वबा है और बहुत बड़ी एक सजा भी है। तो हमें चाहिए कि हमें जो गवर्नमेंट की जो लाइंस हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उनके ऊपर अमल करें, क्योंकि वो सारी अपनी डायरेक्शंस वो दे रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चल रही है। और जो खास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन कोई ना कोई एक ड्रामाबाजी शुरू हो जाती है कि ये वैक्सीन ना लगाएं, इससे ये हो जाएगा, उसको ये होगा, कोई जो है मकनातीस उसके ऊपर लगा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आप अपनी हुकूमत की तरफ देखें। तो बिल्कुल आपने ये वैलिड बात की, आप ही की बात को मैं सेकंड करता हूँ कि कई लोग, हमारी एक थ्योरी बन चुकी हुई है, एक साइकी बन चुकी हुई है कि लोग कहते हैं कि हम क्यों वैक्सीन लगवाएं, हमें अभी कोई मसला नहीं हुआ, अभी तक हमारा पॉजिटिव कोरोना का टेस्ट नहीं आया, तो हम क्यों वैक्सीन लगवाएं। और उनका ये भी कहना है कि अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं, आया हमें कोरोना नहीं, पॉजिटिव नहीं है, तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स नहीं हमें हो सकते। और कुछ सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहा है कि अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आपको ये मसाइल आ जाएंगे, और फर्दर कई बातें मैं नहीं कर सकता, आप बेहतर समझ सकते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? मैंने खुद वैक्सीन जो है फर्स्ट डोज हमने लगवाई है, बटाली साहब ने भी लगवाई होगी एज के लिहाज से, तो उसमें किसी किस्म के कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आया और ना किसी किस्म के साइड इफेक्ट्स हैं। और अगर कोई उसमें थोड़ी बहुत वीकनेस है, हमारे दोस्त हैं कल वो बता रहे थे कि उनको कोई वीकनेस हुई है, लेकिन उसमें अगर ये होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक बड़े खतरे से आपको बचाने के लिए अगर थोड़ी सी आपको पेन जिसमें महसूस होती है, एक दिन के लिए बुखार हो जाता है, जो कि हम उस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरे, लेकिन यह है कि अगर एक बड़ी एक आपको एक तबाही से बचाने के लिए अगर छोटी सी आपको थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, आपको तो इंजेक्शन लगाते हैं उस वक्त भी दर्द होगी, कल आप सोशल मीडिया पे ये कहेंगे कि जी ये इंजेक्शन लगवा, जो सुई उसके अंदर जाती है उसमें से दर्द होगी, तो दर्द तो भी होगी, जो दवाई आप लेते हैं वो भी कड़वी होती है। इसलिए नहीं है कि ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये रिकग्नाइज्ड है। हाँ, जो एक आम एप्रीहेंशन है उसके लिहाज से जरूर मैं इस टीवी की विसादत से बात करना चाहता हूं कि जो उसको प्रिजर्व करने की बात है कि इतने उसको टेम्परेचर में रखें जो इंजेक्शन हैं, और उसमें ये एहतियात करें, इतनी जो है वो ठंडे को होनी चाहिए, उस चीज का जरूर हमारी इंतजामिया इसको इंश्योर करे कि टाइम चेक करते रहे। इसको पे भी किया इसके लिए जो आपने? नहीं, बिल्कुल कोई पे नहीं है। जो आप उसको 1166 के ऊपर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें, इमीडिएटली यू विल गेट रिस्पॉन्स। ये बड़ी अच्छी बात है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी बात को लेकर डाली साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर अगर शुगर की मेडिसिन की बात की जाए तो वो 400-500 गुना महंगी हो चुकी हुई है। हार्ट की बात की जाए, जितनी भी बीमारियों की बात की जाए, कैंसर की बात की जाए, तो वो तकरीबन 500 से 600 गुना महंगी हो चुकी है। तो सिर्फ इसके ऊपर इतनी रिबेट देना कि बिल्कुल फ्री कर देना, तो अवाम इसके ऊपर भी परेशान है कि इतनी अच्छी हुकूमत नहीं है हमारी कि हमें फ्री मेडिसिन दे रही हो। वो तो मेडिसिन जो बाकी हैं उनको इतना उन्होंने महंगा किया, उसको आज तक कंट्रोल नहीं कर सके। जब कंट्रोल करने की बारी आती है, खान साहब कुछ कहते हैं तो 200% मजीद महंगी हो जाती है। तो क्या वजह कि यही मेडिसिन सिर्फ एक ही फ्री दी जा रही है? क्या जिसको कैंसर है वो मेडिसिन फ्री नहीं होनी चाहिए, या कम से कम उसके रेट नहीं कम होने चाहिए? बिटाली साहब। भट्ट साहब, बहुत ही आपने एक पते की बात की है और बड़ा अहम सवाल है, लेकिन इसका जवाब मुख्तसर तरीन ये
कि बाकी जो दवाइयाँ हैं वो प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं, कमर्शियल कंपनीज बना रही हैं और उनका पर्पस प्योर कमर्शियल है। ठीक है भाई। ये दवाइयाँ सारी की सारी मतलब चाइना ने बनाई तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना के अपने कंट्रोल में अपने पैसे से बनी है, बिल्कुल। उसमें किसी प्राइवेट कंपनी का कोई इख्तियार नहीं है। राइट। अगर रशिया ने बनाई तो रशियन गवर्नमेंट ने बनाई है दवाई, राइट। उसमें कोई किसी किस्म का इख्तियार नहीं है। ठीक है। यूके में जो बनी है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर्स थे राइट। उनके हॉस्पिटल था, उनकी रिसर्च ने बनाई है। राइट। उस जो ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी है जिसको डोनेशन मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, राइट। उन्हें दवाई बनाई। राइट। इसमें कमर्शियल आंसर अभी तक शामिल नहीं किया गया, लेकिन खतरा यही है कि जब ये दवाई अभी ये इसलिए भी फ्री है कि ये हम जैसे इंसानों पे अभी इसके तजर्बात हो रहे हैं। ठीक है सर, यही तो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। और मैंने इसे बहुत पहले आपके राय टीवी पे ही जब ये पहली दफा कोरोना आया तो मैंने एक फिक्रा कहा था जो हिजाजी साहब बहुत दफा कोट करते हैं। मैं कहा था ये खौफ बेचा जा रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है। ये खौफ की तिजारत है। ठीक है। आपने अभी खुद जिक्र किया कि 80 जो टीवी के हवाले से मैंने बताया कि 88 कल के मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में अगर कल के सिर्फ कत्ल के मुकदमात ले लिए जाएं, कत्ल के वाक़यात ले लिए जाए तो 88 से ज्यादा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अगर मोटरसाइकिल पे मरने वाले लोग ले लिए जाए, गाड़ियों से मरने वाले लोग ले लिए जाए तो वो 88 से ज्यादा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर कैंसर से मरने वाले, बुखार से मरने वाले, इवन खांसी से मरने वाले लोग ले लिए जाए तो वो भी 88 से ज्यादा है। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं कि इस खौफ को क्यों बेचा जा रहा है? सर यही मेन क्वेश्चन है। यही। ये आप इस सवाल पे कभी गौर करें, इस खौफ को क्यों बेचा जा रहा है? राइट। ये बिल्कुल ठीक है कि एहतियात करनी चाहिए किसी भी बीमारी से, बिल्कुल। लेकिन यहाँ व्हाट्सएप मैं एक और अपनी तरफ से मैं नई बात कर रहा हूँ, मुमकिन है आप लोगों के नॉलेज में हो और मैं समझता हूँ शामी साहब, डॉक्टर साहब भी मौजूद है, साहिब इल्म लोग हैं, इन्हें मुझसे पहले से पता होगा, लेकिन मैं उस पर पूरी तरह अपने ईमान के साथ कायल हूँ कि ये वो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐसी बीमारियां होंगी जिनका पता भी नहीं चलेगा कि ये कहां से आई, कैसे आई। ठीक है। और उनका इलाज भी नहीं उस वक्त मिल सकेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये कोरोना उसी टाइप की एक बीमारी है बिल्कुल कि जो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी पॉइंट्स की कि 88 तो सिर्फ कोरोना की वजह से गए हैं, इसके अलावा भी तो कितने जा रहे हैं उसके ऊपर हमारी नजर नहीं जा रही, सिर्फ खौफ और डर बेचा जा रहा है। सर इसमें एक मेरा मासूमाना सा सवाल ये भी है, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कोरोना से अगर हम पहले चले जाएं थोड़ा सा, तो कैंसर, शुगर, हार्ट फेलियर, ये एक बड़ी बीमारियां थी। आज तक हमने नहीं देखा कि इसके इलाज के लिए टीवी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर लाइव दिखा रहे हो कि जी ये देखें मैं अपना इलाज करवा रहा हूं, हालांकि ये बिल्कुल कोरोना से भी बड़ी बीमारी है। आप खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, आप चाहते हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर को कैंसर हो जाए? सर मैं आपके प्राइम मिनिस्टर को, शहबाज शरीफ को हम चाहेंगे कभी इस किस्म की बीमारी? सीएम की बात कह रहा हूँ, कोई भी हो, मैं तो दुनिया के किसी इंसान को भी बीमारी के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान दूसरे की बीमारी से खुश हो सकता हो। सर नहीं, अल्लाह ना करे किसी को इश्तिहारबाजी की बेसिक में बात करने लगा हूं कि इश्तिहारबाजी आप अगर कोरोना का इलाज करवा रहे हैं, सिर्फ इसी का ही साथ अगर आपको याद हो तो शहबाज शरीफ ने अपनी बीमारी का पता नहीं कौन सी बीमारी थी जिसका इंजेक्शन लगवाते हुए खुद टीवी पे आपने इश्तिहार दिए थे। तो सर इस तरह फिरदौस आशिक अवान साहबा भी ब्लड दे रही थी, लेकिन जब मीडिया ने वहां पर दिखाया तो पता लगा कि सिरिंज कहीं जा रही है और ब्लड पहले फैला। सर यही तो मैं बात करना चाहता हूं। उन्होंने मुमकिन है क्रिकेट बैट को सिरिंज समझ लियो। सर ठीक है, बल्कि उन्होंने तो ईद पर भी बहुत सी एहतियातें बताई, तो बहुत सी एहतियातें। मैं सर आपकी तरफ आता हूँ शामी साहब। सर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की बात हो रही है, इसी को लेके चलते, जिस तरह उन्होंने कहा था कुछ उन्होंने एहतियाती तदाबीर बताई, और जब उन्होंने कहा कि पपियां नहीं होंगी, जफियां नहीं होंगी, लेकिन आपको उसकी तकलीफ हुई होगी। नहीं सर बिल्कुल हम इसके साथ हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कहना शायद इन दो फिक्रों से प्रॉब्लम हो आपको। सर नहीं, मैं नेक्स्ट आपको बताने लगा हूं। आप किसी से महरूम हो गए हैं? सर नहीं, किसी से महरूम नहीं। हमें आप लोग चाहिए जो आप बुजुर्ग हैं, अल्लाह पाक आपका साया हम तो आप लोगों को हमेशा प्यार करते रहेंगे। हम तो सर आप लोगों से ईद ही मिलनी, हमने और किसी से नहीं मिल सकते। मैंने पता कुछ नहीं होता ना। नहीं सर शामी साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एहतियाती तदाबीर जरूर बताई और मीडिया के ऊपर आगे बताई, और जिस तरह उन्होंने बताई ईद के पहले या दूसरे दिन साफ दिखाई दे रहा था कि वो खुद जा रही हैं और खुद जो मेंबर्स हैं उनके साथ वो गले भी मिल रही हैं।
तो सर सिर्फ आवाम के लिए कोरोना है, अगर वजारत के ऊपर कोई आ जाए तो क्या उनके लिए कोरोना नहीं है, या सिर्फ आवाम को ये डराया जा रहा है? और जो इनकी पॉलिसी थी ईद के ऊपर आके समझते बिल्कुल ठीक थी। सर देखें ना, पॉलिसी तो मतलब आवाम को तो डराया जा रहा है, पहले भी डराते रहे हैं, फिर डराया जा रहा है आवाम को। राइट। पॉलिसी इनकी देखें कि मतलब जैसे अब सारी ईद के मौके पे इन्होंने जो बयान था जी कि नो पियाँ नो जबियाँ, मतलब उसका मकसद ये था कि एक रवायती तरह से जैसे हम ईद मनाते हैं वो उस तरह से रवायती तौर पर हम ईद नहीं बना सकेंगे, क्योंकि मतलब ईद का तो आपको पता है कि एक ऐसा त्यौहार है जिसपे हम सब मतलब मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं, मिलते हैं, गले मिलते हैं। जब तक ईद में आप गले ना मिले एक दूसरे के, आपके समझ में गुनाह नहीं धुलते यार आप, मतलब ये तो एक सुन्नत भी है कि गले मिलना। बिल्कुल ठीक ईद है। के मौके पे मुसलमान जो है ईद पढ़ें, उसके बाद गले मिलें और उसकी एक सुन्नत अदा करें, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अदा करें। तो देखें इसका मकसद ये था कि क्योंकि कोरोना की वजह से अवाम जो एहतियात में मजबूर नहीं, मतलब एहतियात नहीं कर रही, ठीक है, तो बाजारों में इस वक्त ईद का मौका था जी, और बहुत मतलब रश था बाजारों के अंदर, बहुत लोग थे, क्योंकि ईद पे आपको पता है कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि इवन बच्चों बड़ों की, अब तक ख्वातीन की ज्यादा होती है कि जूतियां, नए कपड़े और ज्वेलरी वगैरह हो। और देखें कोरोना की वजह से जो मतलब उन्होंने बाजार में इसलिए पाबंदी लगा दी कि कोरोना का फैलाव ज्यादा ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग सारी रात, और एक फिर देखें इन्होंने ईद का जिस अचानक ऐलान हुआ उस वजह से भी इनका ये मकसद सर ये है कोरोना का जो है ज्यादा फैलाव ना हो, क्योंकि अगर ईद का ऐलान पहले कर देते तो हो सकता है कि शायद बहुत से लोग जो है वो बाजार की तरफ भागते रश होते हैं, और उन्होंने रात का ऐलान किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शाम साहब। देखिए अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, लंदन, अमेरिका, न्यूजीलैंड में खत्म हो गया कोरोना। जी बिल्कुल, उन सारों ने कहा है कि हमें एसओपीज को फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ की थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे कहा जाता है जो रात का बरिच है का बरिच है। तो इसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा। एक शॉर्ट ब्रेक आपको पता बहुत जरूरी होती है, प्रोड्यूसर साहब की जानिब से कहा जा रहा है। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। प्लीज टेक अ शॉर्ट ब्रेक।